नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ज्ञान यज्ञ चैनल में आपका स्वागत है। आप प्रसन्न होंगे, अगर प्रसन्न ना भी होंगे प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इसलिए हर क्षण का उपयोग करिए, यह समय आपका दोबारा नहीं आएगा। नमस्कार, एथिक्स GS4 में आपका स्वागत है। आज हम एथिक्स का सिलेबस क्या है, कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, क्या है केस स्टडी, किस प्रकार गवर्नेंस का टॉपिक एथिक्स में है, एक सिविल सर्विस, एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर का क्या वैल्यूज होने चाहिए, हम नॉर्मल व्यक्ति समान व्यक्ति में क्या अंतर देख सकते हैं, उच्च और आदर्श व्यक्ति, निम्न आदर्श व्यक्ति में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ इसी एथिक्स में हम देखेंगे, सीखेंगे और कैसे किसी केस को सॉल्व करना है इसको भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। GS4 नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, चाहे UPSC हो, UPPCS हो या किसी भी स्टेट का PCS हो जिसमें एथिक्स आता हो, सब में यह कारगर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध क्या है? इसके अंतर्गत हमें मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व पढ़ना है, एसेंस पढ़ना है। सार तत्व क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के आचरण क्या होते हैं, किसी व्यक्ति में का व्यवहार क्या होता है, किसी व्यक्ति का व्यवहार बिहेवियर क्या होता है, और किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, पर्सनालिटी कैसा होता है। इन तीन के आधार पर हम नीतिशास्त्र का सार तत्व निकालते हैं, क्या क्या हो सकता है। अब आते हैं इसके निर्धारक और परिणाम क्या होते हैं। इसको निर्धारण करने वाले निर्धारक क्या है और परिणाम क्या है, आप इसको देखेंगे। नीतिशास्त्र के आयाम क्या होते हैं, डायमेंशन, जैसे कि नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, ठीक। और निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र क्या है, जैसे कि निजी में कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंतर्गत क्या होना चाहिए, उसके अंदर स्वयं में विश्वास होना चाहिए, कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, आज तमाम गुण होना चाहिए निजी में। सार्वजनिक में देखा जाए तो सार्वजनिक स्तर पे वो किस प्रकार समन्वय बैठाता है, पर्यावरण के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, समाज में किसी समस्याओं का समाधान करने में उसके साहसी नेतृत्व कैसे हैं, ये ऐसे ऐसे मामले हम सार्वजनिक संबंधों में पढ़ेंगे। मानवीय मूल्य, महान व्यक्तित्व, महान नेताओं के, सुधारकों के, प्रशासकों के जीवन क्या है तथा उनके उपदेशों से क्या शिक्षा प्राप्त होती है। मूल्य विकसित करने में परिवार का, समाज का, शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, इसमें पढ़ेंगे। और एक बार UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है APJ अब्दुल कलाम को जोड़ के कि राष्ट्र के निर्माण के लिए परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार की कैसे भूमिका होती है, जैसे आप देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता के साथ रहता है तो माता से कई गुण सीखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि शिवाजी की माता ने उन्हें साहस गुण, शक्ति, तीव्रता, नेतृत्व, कई चीज़ के गुण सिखाए। ठीक है, समाज से क्या गुण वैल्यूज प्राप्त होते हैं, समाज से किसी समस्याओं का समाधान करना, सामाजिक मूल्यों को समझना, सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय करना, अनुशासन सीखना, जवाबदेहिता, जिम्मेदारी आदि का बोध होता है समाज से। और किसी आपदाओं में या समस्याओं में कैसे क्या निर्णय लेना है उसको सिखाता है, और शांति बनाए रखना, ये सब समाज से वैल्यू हम सीखते रहते हैं। ठीक है, जैसे स्पार्टा से आप देखते हैं, स्पार्टा मूवी देखी होंगी, स्पार्टा 300, उसमें क्या होता है, ताकत और शौर्य का पराक्रम दिखाता है। शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, विद्यालय की बहुत भूमिका होती है, खासकर गुरु की भी बहुत भूमिका होती है आगे उठाने में, बढ़ाने में। ठीक, अब आते हैं अभिवृत्ति में। क्या है अभिवृत्ति, एटीट्यूड क्या है? तो एटीट्यूड में देखते हैं कि इसका सारांश, कंटेंट, संरचना क्या है, वृत्ति क्या होती है, विचार क्या होते हैं, आचरण क्या है, के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध। यानी कि अभिवृत्ति का सारांश, संरचना, अभिवृत्ति के विचार, अभिवृत्ति का आचरण के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या संबंध है। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्या होती है, सामाजिक प्रभाव और धारणा क्या होता है। ये हो गया हमारा अभिवृत्ति में। अभिवृत्ति का मतलब यही होता है दोस्तों कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में आपको छोड़ दें, किसी भी परिस्थिति में आपको छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति क्या बनती है। जैसे कि
परिवार में पति पत्नी या माता पिता का कोई झगड़ा हो रहा, आपको छोड़ दिया गया, ऐसी स्थिति में आपकी मानसिक दशा क्या बनती है, आप क्या निर्णय लेते हैं, क्या सीखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं। या किसी समाज में आपको छोड़ दिया जाता है तब क्या करते हैं। ये सब सिखाता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, ये बदलता रहता भी है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। आइए देखते हैं सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य क्या है। तो सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य की बात करें, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता होनी चाहिए कि कोई भी निर्णय अगर सिविल सेवा ले रहा तो ऐसा नहीं कि पक्षपात करे कि ये हमारे चाचाताऊ हैं, ये वो हैं, ये उन्होंने मुझे पैसा दिया है तो इनके प्रति मैं ज़्यादा झुकाव दूँ, इनके प्रति नहीं। तो निष्पक्षता नहीं होगा, बल्कि किसी के परिप्रेक्ष्य में रहेंगे, ठीक है, कार्य करेंगे। तो ये बुनियादी मूल्य नहीं हो सकता, इसलिए निष्पक्षता होना बहुत आवश्यकता है। सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भी होना चाहिए हमारा, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति भी हो, सहिष्णुता हो तथा संवेदना शक्ति हो। ये सब हमारे सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य होते हैं, फाउंडेशनल वैल्यू होते हैं। आप लावासना पहुँचेंगे तो आप लावासना LVSN है, आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फाउंडेशनल वैल्यू क्या है, इनकी चेक करने के लिए सब बनाया गया है। भावनात्मक समझ की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या है, प्रशासन में क्या उपयोग है, शासन व्यवस्था में इनकी उपयोग और प्रयोग क्या है, ये भावनात्मक समझ हो गया हमारा। अब बात करते हैं भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान क्या है। इनको हम पॉइंट टू पॉइंट बताते रहेंगे कि महात्मा गांधी के क्या वैल्यूज़ थे, क्या विचार हैं, इन्होंने नीति शास्त्र के प्रति क्या योगदान दिया, विवेकानंद के, अरविंदो के, नेहरू के, ऐसे सबके। और वर्ल्ड लेवल पे प्लेटो, अरस्तु और कांट, बेंथम, मील, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र क्या है, इनकी स्थिति तथा समस्याएं क्या हैं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं क्या हैं, दुविधाएं नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में, विधि बनाने में नियम विनियम, अंतरात्मा में, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण करने में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तथा निजी शासन व्यवस्था में नैतिक मुद्दे पर एवं कॉरपोरेट शासन व्यवस्था में क्या है। लोक प्रशासनों में सिविल सेवा के मूल्य ये आप देख सकते हैं। जैसे भी हम बताते हैं इसमें देखिए हम कि स्थिति तथा समझते हैं, तब लोक प्रशासन, लोक सिविल सेवा मूल्य, निशास, ये क्या होता है, स्थिति को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, फिर समस्याओं को देखते हैं, उसके आधार पर नियम कानून बनाते हैं। तथा सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं क्या हैं तथा दुविधाएं क्या हैं, और नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में ये फिर विधि बनाते हैं, नियम बनाते, विनियम बनाते तथा अंतरात्मा बनाते। अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भी कुछ कार्य करते हैं। शासन व्यवस्था में नीतिपरक नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण करने का भी प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आते हैं अगला, शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्या है। तो लोक सेवा की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, सरकार में सूचना का आदान प्रदान में पारदर्शिता है या नहीं, उन्हीं पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना के लिए RTI भी लाया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद नीति परक आचार संहिता क्या है, आचरण संहिता क्या है, कंडक्ट ऑफ कोड, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, नागरिक घोषणा पत्र क्या है, कार्य संस्कृति क्या है, हमारे सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता क्या है, लोक नीति क्या है, इनका उपयोग कैसे करेंगे, और भ्रष्टाचार में चुनौतियों को समाधान करने के लिए इनका किस प्रकार हम सदुपयोग करेंगे। ये है हमारा सिलेबस, और उपयुक्त विषयों पर मामलों का संबंधी केस स्टडी होगा। इन सब कक्षाओं को हम 7 दिन के अंदर में इथिक्स को क्लास को समाप्त करेंगे। आप कृपया करके इस पर विश्वास करिए, इसको पढ़िए, एक ही सोर्स को फॉलो करिए। हिंदी मीडियम का सबसे बड़ी चुनौती यही होता है कि वो किसी एक विषय पर नहीं टिकता है, बार बार भटकता रहता है। मैं भी भटका हूँ, इसलिए आपको एक अनुभव साझा कर रहा हूँ, आप विश्वास करिए। अभी आपको लगता है कि ये बहुत टफ है, बहुत कठिन है, मुझे नहीं आता, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार अपने आप समझ आ जाएगा। एथिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको आपको समझना है और जीवन में आप इनका सदुपयोग भी करते हैं।
आप बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी बहुत अच्छा एथिक्स का फॉलो करते हैं। ठीक है मित्रों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे दुख की छाया ना आने दो, हमेशा प्रसन्न रहो, परिणाम की चिंता ना करो, कर्म करो, हालांकि कुछ फल की इच्छा करते रहो। जैसे कि अगर हम तैयारी करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस हो, एसडीएम बनना है तो एसडीएम, जिस परपेच में जो लक्ष्य आप रखे उस लक्ष्य को रखो, लेकिन बार बार उसकी चिंता ना करो। हर दिन अपने को 10 मिनट जरूर दो, अपने से पूछो कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आज का पूरा मेरा दिनचर्या क्या है, क्या मैं इसी कार्य के लिए बना हूँ या किसी और कार्य के लिए बना हूँ। ये सब चीज़ों का आकलन अवमूल्यन आपको जब समय मिले ज़रूर करिए, लेकिन एक चीज़ का रूटीन बना लीजिए कि आपको सोने के पहले इन सभी का आकलन करना है। वो वैसे भी अगर आपको बीच में समय मिलता है तो 5 मिनट बैठ के, ना हो तो 30 सेकेंड आप नहीं निकाल सकते, 30 सेकेंड आप क्या करिए, आंखें बंद करके सोचिए कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। एक रिव्यू ले लीजिए, एक फीडबैक दे दीजिए अपने को, इससे आपका जीवन प्रगति की ओर बढ़ेगा। जय हिंद। ज्ञान चैनल में आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय हिंद।